वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए सीडीपी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी दिसंबर से जनवरी के बीच में हुआ था ऑनलाइन पेपर, उन सभी के जो सीडीपी के पीवाईक्यू हैं वो मैं कल से स्टार्ट कर दी हूँ कराना। कल जो है क्लास 1 क्लास 2 हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है वो ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया, चाहे कितनी भी आप पढ़ाई कर लें, तो भी आप सीटेट क्लियर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सीटेट किस तरह के क्वेश्चन देता है वो आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, वो भी ओरिजिनल जो सीटेट के पेपर हैं उनसे। तो मैं आप सभी के लिए वही जो है वो करा रही हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी, और जो इंस्टाग्राम है वो भी, ताकि आप जो है आपके कोई भी डाउट हो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी, सारे जो है कोई भी क्लास होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ से मिल जाएगा, अगर आपको वो यूट्यूब से नहीं मिल पा रहा है तो। जो भी आप सभी के लिए बेस्ट होगा वही मैं करूँगी। तो अभी जो है जो चीज़ें मैंने फॉलो किया था अपने सीटेट का जो प्रिपरेशन था उस बीच में, और मैंने 100 से ऊपर जो है गेन किया था केवल प्रीवियस ईयर करके ही, तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि जिन लोगों ने भी कोई भी पढ़ाई नहीं की है, बट अगर वो डेली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो कर रहे हैं, वो भी अच्छे से ईमानदारी से, तो उनका सीटेट क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए, जब तक आपका पेपर नहीं क्लियर हो जाता है आपका इस चैनल से जुड़े रहना, डेली क्लासेस देखना इसलिए भी ज़रूरी है। क्योंकि आप ऐसा नहीं करिएगा कि एक हफ्ता का जो वीडियो हुआ वो आप एक दिन में करेंगे, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कंसिस्टेंसी आपकी ज़रूरी होनी चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, डेली आपका पढ़ाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप हर दिन, ज़्यादा नहीं है, आधा घंटा 45 मिनट, इससे ज़्यादा वीडियो लंबा होगा ही नहीं। और अगर आप आधा घंटा डेली नहीं दे सकते हैं तो फिर आप अपना इसका मतलब टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको जो है हर दिन पढ़ाई करनी चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैंने सीडीपी का स्टार्ट किया हुआ है, और आप बताइएगा तो मैं जो शाम के टाइम पे आपको, चाहे ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, आप वो बताइएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है टेंशन झंझट खत्म कर दीजिए। मार्केट से कोई बुक मत लाइएगा, पहले भी बता चुकी हूँ। मार्केट के जो बुक्स होते हैं उसमें बहुत गलतियाँ होती हैं, वो चीज़ मैंने एक बार की हुई है। वहाँ से मैं बुक लेकर आई 400-500 के, तो एक तो पढ़ते हैं उसमें आंसर इतने गलत होते हैं, वो बुक ऐसे ही रखा है। कोई भी जो है मार्केट से बुक लाकर मत कीजिएगा, क्योंकि पेपर जो है ऑनलाइन होता है, तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए। सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ही जो पेपर होते हैं आंसर होते हैं, उसके अलावा सारे जो कोई भी आंसर हो वो गलत ही होता है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो सब कुछ ऑथेंटिक है, जो सीटेट ने आंसर माना है वही मैं आपको बताऊंगी। और पहले भी मैंने आपको बोला है, जैसे मैं क्वेश्चन बताती हूँ आप तुरंत मेरे से पहले उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, लास्ट में मुझे बताइए 30 में से आपने कितना राइट किया है। सीडीपी में 30 क्वेश्चन आते हैं, और सीटेट जो है हमेशा क्वेश्चन रिपीट करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही, इस वजह से भी आपका प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार चीज़ें मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज जो लोग नए हैं, नए उन लोगों को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। 30 क्वेश्चन डेली कराऊंगी सीडीपी के, 30 क्वेश्चन ही पूछता है। 30 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में 30 में से 30 आपने राइट कर दिया, 29 भी आपने राइट कर दिया, क्योंकि सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है जो नंबर आपका बढ़ाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आपका एक लाइक जो है मुझे मोटिवेशन देगा और भी अच्छे कंटेंट बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर आपको पहले करना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है, अगर आपको हिंदी में दिक्कत है तो आप इंग्लिश में भी देख के आंसर कर सकते हैं। वहाँ पे लैंग्वेज जो है चेंज करने का ऑप्शन रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि वहाँ पे हिंदी वाले को आप केवल हिंदी ही रहेगा। अगर आप हिंदी में हैं तो आपको इंग्लिश भी मिलेगा, वो तो चेंज ऊपर होता है, हिंदी इंग्लिश आप जब चाहें तब उसको चेंज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि एकदम ये ऐसे सामने से नहीं होता है, वहाँ पे चेंज करने वाला ऑप्शन होता है। ये तो पहले ऐसे ऑफलाइन में होते थे। देखिए सबसे पहले है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। अब ये देखिए, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, स्टीरियोटाइप जो रूढ़िवादिता होती है, इसे क्वेश्चन हर बार पूछता है सीटेट में। अब आप बताइए इसमें से आपको कौन सा सही लगता है। सीटेट में चारों ऑप्शन ही हमें सही लगता है, बट हमको उसमें से बेस्ट वाला आंसर चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले है कि लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, या फिर लैंगिक भेदभाव को कम करता है। कम तो बिल्कुल भी नहीं करता है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ये कहाँ से बढ़ावा दे रहा है जब आप ऐसे बोल रहे हो कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। लड़के भी रोते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और रोने में कोई बुराई नहीं है कि आप लड़के हो तो रो रहे हो, ऐसे कैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी के अंदर इमोशंस हैं, और अगर कभी किसी को रोना आ रहा है तो वो सही चीज़ है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब इन दोनों में से आपको बताना है कि रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ये सही होगा, कि रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, ये सही होगा। अब आपको या मुझे भी ऐसा ही लगेगा कि ये दोनों ही सही है, बट इसमें से बेस्ट वाला आंसर जो है सीटेट ने क्या माना है कि ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, और ये सही भी होगा फर्स्ट, क्योंकि
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, क्योंकि अगर आप ऐसा बोल रहे हो या फिर ऐसी आपकी सोच है, इसका मतलब आप जो है स्टीरियोटाइप हो, आप जो है रूढ़िवादी हो। इसको चुनौती देना बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग चुनौती देने वाला भी जो है टिक करके आए थे पिछली बार भी, और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है। एक्सप्लेनेशन जो है वो जरूर सुनिएगा, उससे जो है आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रगतिशील कक्षा में मतलब एक जो है प्रोग्रेसिव क्लासरूम है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अब आप देखिए आपको इसमें से क्या सही लग रहा है। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, मतलब फिक्स्ड करिकुलम। कभी भी हमें एक फिक्स्ड करिकुलम नहीं जो है फॉलो करना चाहिए, हमें बच्चों के हिसाब से उसे चेंज करते रहना चाहिए, गलत होगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए कि आप कंपटीशन के लिए तैयार करो, ये भी गलत होगा। हमें कोलैबोरेशन टीचिंग को बढ़ावा देना है। ज्ञान की संरक्षणा के लिए उन्हें बहुत सारे मौके देने चाहिए। चौथा देख लीजिए, विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक जो अंक है उसके आधार पर नामांकित करना चाहिए। कभी भी बच्चों को हमको लेवल टैग नहीं लगाना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, 3 जो है वो सही होगा। और आपको भी अपना आंसर मुझे बताना है साथ में। और क्लास कैसी लगी, ऐसे क्लासेस को क्या जो मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, ये भी आप बताइएगा, क्योंकि मैं जो भी करूँगी आप सभी के लिए करूँगी। बिकॉज अभी जो जनवरी वाला ही था उसमें मेरा सीटेट क्लियर हुआ है, तो मुझे आइडिया है कि कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, आप भी वो फॉलो जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक गतिविधि के दौरान, एक्टिविटी के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या करें, कैसे प्रदान करें, क्या करें, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, मतलब कोई बच्चे जो है एक्टिविटी कर रहे हैं, आप वहाँ पर टीचर हैं, आप उनको देख रहे हो वो काम करते हुए, और आप उनको जो है मतलब इशारे कर रहे हो, संकेत करके बता रहे हो कि ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये करो, क्यों करो, कैसे करो। अगर आप ऐसे उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो इसके ये फैसला लेती है, तो ये जो है लेवाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका ये जो योजना कर रही है इसको क्या कहते हैं। सबसे पहले देखिए पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, ये जो 3 थ्योरी है यही आपको पढ़ना है। सीडीपी में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित, अब ये हिंदी काफ़ी टफ है तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं, डिमोटिवेट द चिल्ड्रेन टू लर्न, मतलब बच्चों को आपको डिमोटिवेट करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी, मतलब स्कैफोल्डिंग, और स्कैफोल्डिंग मैंने आपको बताया था, आप उनको थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट कर देंगे, टेम्पररी हेल्प, तो बच्चे उस काम को और अच्छे से कर लेते हैं, ये है। या फिर छात्रों में आपको प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेंगी, इसका मतलब कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स, कि जितने सारे बच्चे हैं वहाँ से बच्चे जो हैं विड्रॉ कर दें उस गेम को, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तो ये बोलना चाहिए बच्चों को कि बच्चे वो काम उसको करें, ना कि उससे पीछे हटें, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगा, मतलब मीनिंगलेस, ये तो कभी नहीं होता है कि कोई बच्चा एक्टिविटी करे और वो मीनिंगलेस हो। तो ये देखिए कितना ईजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दें तो इसका आंसर यही होगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि स्कैफोल्डिंग की बात जो है लेवाइगोस्की ने किया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, 30 क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देखिएगा, चाहे आप स्पीड कैसे भी करके देखें, बट आपको देखना जरूर है, क्योंकि ये पूछा हुआ ही पेपर है और आप इधर उधर भटकेंगे, ढूंढेंगे, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ऐसी आसानी से अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए जो सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बताना है, सही वाला बताना है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, ये तो सही लग रहा है, क्योंकि मैंने कल ही बताया था फैमिली हमेशा फर्स्ट पर होता है और जो स्कूल है वो हमारा सेकेंडरी है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक, तो यहीं पे हमें आंसर मिल गया है, तो फिर हमें नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि समाजीकरण की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ये चीज़ें याद रखना, जो विद्यालय स्कूल होता है वो हमारा सेकेंडरी है, परिवार जो है हमारा जो है वो प्राथमिक है, मतलब प्राइमरी है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। बहुबुद्धि का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 5, जोर देता है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो क्या एम्फोसाइजेस करता है। ये अब आपको चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा कि बुद्धि लब्धि जो होती है वो केवल वाले क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था हमेशा गलत होता है, केवल पे कभी फोकस नहीं करना चाहिए हमें, कभी भी बच्चों को पढ़ाना है तो ये केवल वस्तुनिष्ठ, मतलब जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उस पे उसी से माप सकते हैं, ये तो गलत है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है कि इंटेलिजेंस इन वन डोमेन्स, मतलब एक जो आयाम है, किसी एक चीज़ में बच्चे ने अच्छा किया है तो उसी से आप उसका सारा देख लेंगे, ये भी गलत है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, कि इसके बहुत सारे हैं, तो ये तो
सही लग रहा है। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, ये गलत है। हर इंसान का इंटेलिजेंस, उसका मेंटल लेवल अलग होता है, इंडिविजुअल होता है, और ये बोल रहा है कि विभिन्नताएं ही नहीं होती हैं। तो ये हो गया 3 इज राइट, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है उसमें आपको देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, हर इंसान की बुद्धि जो है अलग होती है, उसका जो इंटेलिजेंस कोशेंट है वो भी अलग होता है। तो ये हो गया 3। ऐसे आपको थोड़ा बहुत ही अगर आपने दिमाग लगा के बस कर दिया ना, तो सीटेट कोई रटने वाला चीज़ नहीं है कि आप इसको रट के कर सकते हैं। इसको आप समझ के अपना जो आपका जो कॉग्निशन, आपका जो मेंटल लेवल है उसी से निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, देखिए कोलबर्ग का क्वेश्चन पूछ दिया, वाइगोस्की का भी पूछा है, और किसी किसी के शिफ्ट में तो पियाजे के 8 से 9 क्वेश्चन आ गए थे। मेरे वाले शिफ्ट में जो है वाइगोस्की से ज़्यादा पूछा था और पियाजे से, कोलबर्ग से एक ही क्वेश्चन पूछा था। इसलिए 3 थ्योरी आपने अच्छे से कर ली, तो सीडीपी में 30 में से 30 आपके आ सकते हैं। जब मैंने बस पीआईक्यू से ही मेरे 29 आ गए थे 30 में से, और ऑफलाइन में तो 30 में से 30 आए थे। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 स्टेज दिया है और इनके 6 लेवल है, और हर स्टेज में 2-2 लेवल है, तो हो गए 6 लेवल। और कौन कौन सा है? एक है आपका कन्वेंशनल, परंपरागत, पूर्व परंपरागत, जो अगर आप हिंदी में याद करें, बट इंग्लिश वाला ज़्यादा सही रहता है कि कन्वेंशनल हो गया, प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। यही इनके 3 स्टेज हैं, और हर स्टेज में इन्होंने 2-2 लेवल दिए हैं। जैसा कि कन्वेंशनल वाले में इन्होंने बात की है, गुड बॉय, गुड गर्ल, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, ये वाली बात इन्होंने कन्वेंशनल में किया हुआ है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को आप इसलिए करो क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। तो ये तो गुड बॉय गुड गर्ल वाली ही बात हो गई। तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताइए कि ये कौन से स्टेज में आएगा। तो ये होगा प्रथागत, जिसे बोलते हैं कन्वेंशनल, और 3 ही इनकी स्टेज है, ये भी ध्यान रखिएगा, 3 स्टेज, और इसके जो लेवल है बस इतना ही पढ़ लीजिए। इसी जो ये लेवल है ना 6 लेवल, इसी के अंदर से क्वेश्चन आता है कि ये जो है गुड, जैसे कि इसमें एक लेवल है गुड बॉय गुड गर्ल, वो किस में है? कन्वेंशनल में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो आपको थोड़ा बहुत याद तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया कन्वेंशनल 6 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक, लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो आपको पता ही है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। इन्होंने कल्चरल की बात की है, इन्होंने भाषा को इंपॉर्टेंस दिया है, और इन्होंने स्कैफोल्डिंग की अभी बात जो मैंने आपको बताई वो भी बताई है। तो लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में क्या होगा? सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। अब देखिए बहुत से लोग जो है इस तुरंत क्वेश्चन को सही कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने किसकी बात की है? सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का ही इन्होंने सिद्धांत भी दिया है। तो इसका हो गया आंसर 1, सांस्कृतिक उपकरण। नीचे जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा, बट ये नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने कल्चरल टूल्स की बात की है और इसी को इन्होंने महत्व दिया है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जीन पियाजे का क्वेश्चन आ गया। तो यही है, सीटेट में यही होता है, 3 ही थ्योरी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। बस क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाते हैं, बस उसमें क्या करते हैं, थोड़ा बहुत उनका जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है उसमें थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंजेस कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, देखिए पियाजे के जो स्टेजेस हैं SPCF, 4 स्टेज है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। यही 3 आपको याद करना है। ये न्यूमोनिक है, आप इसे याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। और इसका जो है एज याद कर लीजिएगा, और किस में किस चीज़ की बात की गई है, किस में मूर्त सोच आया है, किस में कॉन्क्रीट है, किस में वो एक केंद्र में सोच बच्चा जो है सीखता है। और इन्होंने बोला है कि बच्चे जो हैं वो स्टेजेस में सीखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी पियाजे ने ही बोला है। तो ये इनके 4 स्टेज में से एक क्वेश्चन पूछता है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। तो देखिए, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? मनोवैज्ञानिक में, या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन में? ये तो SR थ्योरी हो गई, ये तो इन्होंने दिया ही नहीं है। विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ये भी नहीं। ये किसकी बात करते हैं? ये स्कीमा की बात करते हैं, और ये स्कीमा आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कीमा से क्वेश्चन इतना पूछा हुआ है सीटेट में, हर शिफ्ट में पूछा है कि स्कीमा की बात कौन करते हैं, तो वो हैं जीन पियाजे। इसे याद कर लीजिए अच्छे से, ना याद हो पाए तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए कहीं, बट ये नोट करना ज़्यादा जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? अभी जो मैंने आपको बताया SPCF,
F सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल को हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस थ्योरी को आपको पढ़ना पड़ेगा तभी तो आप बता पाएंगे। तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो विकास का मुख्य गुण क्या है, इसका आंसर पहले आप दीजिए, बट मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें इन्होंने बोला है कि जो बच्चे हैं उनकी सोच जो होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब वो एक ही पॉइंट पे सोच सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होती है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीकरण, मतलब वो कहीं से भी सोच सकते हैं। बट इस वाले स्टेज में उन्होंने बोला है कि जब बच्चा इस स्टेज में होता है तो वो सेंट्रेशन होती है, उसकी जो विचार है उसमें सेंट्रेशन होता है, केंद्रीकरण होता है। तो ये इन्होंने इसमें बोला है, ऑप्शन नंबर 2। और ये ऑथेंटिक आंसर है, जो सीटेट ने माना है सिर्फ वही है। 1 से 2 क्वेश्चन में ऐसा बताया हुआ था उस टाइम पे कोचिंग वालों ने भी, या फिर हमें भी लग रहा था कि ये आंसर होना चाहिए, बट उसे सीटेट ने नहीं माना है। तो जो सीटेट के द्वारा माना गया है वही यहाँ पर आप सभी को मैं बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर 10, विकास के संदर्भ में डेवलपमेंट से क्वेश्चन जरूर पूछता है और आपको बताना है कि जो विकास है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। सबसे पहले देखिए, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। इसमें बोल रहा है कि सभी के लिए समान होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान का जो है डेवलप जो है वो अलग होता है और उसमें विभिन्नताएं जो हैं वो होती ही हैं। गलत है। विकास केवल वाला मैंने पहले ही बताया, हमेशा गलत होता है कि केवल विद्यालय में ही होने से होता है। अधिगम तो कहीं भी हो सकता है, आप कहीं जा रहे हो वहाँ से भी आप कुछ सीख सकते हो, ट्रैवल कर रहे हो सीख सकते हो, आप बैठे हो किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो सीख सकते हो। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, ये भी गलत है। कल मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट जो है वो वुम्ब टू टॉम्ब चलता है, मतलब माँ के गर्भ से लेके जीवन पर्यंत, जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। या फिर ये होगा कि विकास बहुआयामी है। यस, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, तो ये होगा इसका राइट आंसर। ये तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास जो है वो किस क्रम में होता है, मतलब सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रेन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस। तो जन्म से लेके किशोरावस्था तक बताना है, तो ये आपको मैं इसका क्रम बता देती हूँ। आपको हमेशा याद रखना है 11 का जो है 1 जो है वो राइट आंसर होगा। सबसे पहले जो होता है सेंसरी, मतलब बच्चे जो हैं, सेंसरी का मतलब होता है इंद्रियों से, वो अपनी इंद्रियों से सीखते हैं। उसके बाद से क्या होता है कॉन्क्रीट का मतलब मैंने कल बताया था मूर्त जिसे बोलते हैं, मतलब जो बच्चे के सामने है वो उसी के बारे में सोच सकता है। उसके बाद से है एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ लिख देती हूँ एब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या होता है अमूर्त। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, मतलब बच्चों के सामने जो चीज़ नहीं भी रहेगी ना उसके बारे में भी वो सोच सकता है। तो यही इसका स्टेज है, आप फॉलो कीजिएगा, याद रखिएगा, सेंसरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। तो जो चीज़ें मैं आपको जैसे बता रही हूँ वैसे आपको फॉलो करना इंपॉर्टेंट होगा ही, क्योंकि अगर आपको क्रैक करना है तो फॉलो करना ही पड़ेगा। सेंसरी हो गया, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। हिंदी में भी है सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। मतलब आप कहीं टीचर हैं और वो एक प्रोग्रेसिव जो है क्लासरूम है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है, सभी को साथ में बिठा के। तो वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के बच्चे हैं, विभिन्नताएं हैं, उनका कल्चरल हो गया, उनकी जो भाषा है, तो आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया में ये एक बाधा है, ये गलत है। ये बाधा नहीं है, बल्कि इससे तो और भी दूसरे बच्चों को सीखने को मिलता है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये भी गलत है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, कभी भी आपको ऐसे ग्रुप नहीं बनाना चाहिए कि आप कमजोर बच्चों का अलग ग्रुप बनाओ, तेज बच्चों का अलग। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, ये होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर अलग अलग जो है विभिन्नताएं हैं तो वहाँ पे बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन 1 प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पे, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल उस पे करना चाहिए, या फिर अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर करना चाहिए, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, ये तो कभी नहीं करना चाहिए कि आप उनके सामाजिक पहचान के आधार पर करें। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए। देखिए सीटेट में यही होता है, आपको लगेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो चारों ऑप्शन पढ़िए, जो बेस्ट हो वो दीजिए। इसका होगा 4, और यही माना भी था कि आपको जो है हर बच्चे के लिए उसका सामर्थ्य को, मतलब उसकी जो है पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए सभी बच्चों को मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी एक बच्चे से ही बुक्स पढ़वा रहे हो, उसी को गेम खिला रहे हो, सभी को मौका दीजिए। तो ये होगा इसका राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर शिफ्ट में पूछा ही हुआ था ऐसे लैंग्वेज को घुमा के कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। इसका मतलब कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा जो है डिसेबल है तो आपको कभी भी उस बच्चे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मंदित छात्र इधर आओ, विकलांग छात्र क्या कर रहे हो। जैसे बहुत से स्कूलों में होता है कि कोई बच्चे को नहीं दिखाता है तो लोग उसे अंधा बोल के बुलाते हैं, किसी को लंगड़ा बोल के, ये सारे वर्ड्स आपको यूज नहीं करना है। तो कौन सा यूज करना चाहिए वो बताना है। तो इसमें से सबसे बेस्ट है वो है स्टूडेंट विद फिजिकल डिसएबिलिटी। यही इसका आंसर जो है राइट है कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। बाकी देखिए मंदित छात्र कभी नहीं, विकलांग छात्र ये भी नहीं, छात्र जिसका अशक्त शरीर है ये भी नहीं करना है। तो 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को, मतलब कोई बच्चा है जिसे सीखने में पढ़ने में कठिनाई हो रही है, उनको संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। नहीं पे फोकस जरूर कीजिएगा क्योंकि आप चाहे कोई भी शिफ्ट दें उसमें ये नहीं वाले क्वेश्चन तो हमेशा ही आते हैं। तो आपको क्या नहीं करना है, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, ये तो आपको करना ही चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, या फिर व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, या फिर शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। देखिए आप अगर कोई बच्चा है जिसे कुछ आ ही नहीं रहा है सीखने में तो आप उनके लिए जटिल का तो प्रयोग करेंगे नहीं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 15 का, सॉरी यहाँ पर नहीं है। देखिए ऐसी गलती होती है, क्वेश्चन पढ़ते टाइम हम तुरंत ये कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि नहीं करना है। तो ये चीज़ आप यहाँ से सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला तो आपको नहीं वाला देखना है, तो इसलिए जब भी कुछ ऐसा हो तो नहीं को ध्यान में रखिए। तो आपको क्या नहीं करना है, ये 15 का हो गया 4, कि हमें जो है कभी भी बच्चों को आराम से, अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा तो उन्हें आप टुकड़ों में सिखाइए, धीरे थोड़ा इजी करके सिखाइए, बट उनको ऐसे कॉम्प्लेक्स करके कोई भी चीज़ नहीं सिखानी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मकता जिसे क्रिएटिविटी बोलते हैं की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। कोई बच्चा है वो क्रिएटिव है बहुत, तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे, उसके अंदर कुछ तो लक्षण होगा, तो आप उसी से करेंगे। लो कंप्रीहेंशन, कि वो कम परिज्ञानता या बोधगम्यता के होते हैं, ये तो नहीं होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लिश वाला भी, अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, या फिर हाइपर एक्टिविटी होगा, या फिर असतर्कता। तो मैं आपको बता दूं जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो हमेशा डाइवर्जेंट होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उनकी। डाइवर्जेंट का मतलब वो चारों तरफ से वो सीखना चाहते हैं। और कन्वर्जेंट का मैंने कल ही आपको बताया था, कन्वर्जेंट का मतलब केवल एक पॉइंट पे। डाइवर्जेंट को क्या बोलते हैं, अपसारी हिंदी में, और कन्वर्जेंट को क्या बोलते हैं, अभिसारी। तो ये भी याद रखिएगा। तो क्या होते हैं उनका प्रमुख लक्षण, वो अपसारी चिंतन के होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। मतलब कि कोई बच्चे हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, वो डाइवर्स बैकग्राउंड है, तो ऐसे बच्चों को जो है एड्रेस करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। अब आप खुद यहाँ पर टीचर रह के सोचिए इसका आंसर। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें तो डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना चाहिए, टालना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर दूसरे बच्चे अलग अलग जो कल्चरल से बच्चे आते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, फिर उनके अंदर जो है हीन भावना आ जाती है। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, या फिर सभी के लिए मानकीकृत आंकलों का, सभी के लिए ये जो मानकीकृत आकलन वाला जो क्वेश्चन आता है ना ऑप्शन में, उसको आप गलत ही कीजिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए एक जो है फॉर्मूला या कोई भी चीज़ स्टैंडर्डाइज्ड नहीं कर सकते हो, आप उनको मानकीकृत नहीं कर सकते हैं। आपको हर बच्चे के लिए अलग अलग चीज़ें रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई बच्चा थोड़ा जल्दी सीख जाता है, कोई लेट से सीखता है, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एक तो बच्चा का जो बैकग्राउंड है वो अलग अलग है, और वहाँ पर अगर आप नेगेटिव मतलब जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं उनको अगर आप मजबूत करेंगे तो वो तो बिल्कुल भी जो है उससे वो नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यही
ऑप्शन नंबर 2, ड्रॉ एग्जाम्पल्स फॉर डाइवर्स सेटिंग, विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। आपको उन्हें बताना चाहिए कि देखो कैसे, एक आप बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक ऑटो जो चलाने वाला है उसका बच्चा कितना आगे निकल गया। आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उदाहरण दे सकते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से थे और आज वो कहाँ चले गए, उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो ये हमें करना है, ना कि ये सारी चीज़ें कि टाल दो या फिर रूढ़िबद्ध हो जाओ या फिर मानकीकृत आकलन कर दो। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है उसको आप कैसे फैसिलिटेट कर सकते हो, ये आपको बताना है। अपने स्कूल में आप कैसे करा सकते हो, तो लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर कि आप उसको बस प्रैक्टिस ही कराते रहो, तो क्या उससे जो है उनके अंदर आ जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़? कभी नहीं आएगी। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, एनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। फिक्स्ड प्रोसेस कभी नहीं, अभी जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि एक ही आप प्रोसेस जो है उसी को करने पर आप उनको एनकरेज कर रहे हो, एक ही टाइप के क्वेश्चंस को, ये भी नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर ये भी नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्यों? क्योंकि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, मतलब एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। इसका मतलब क्या होता है कि कोई बच्चा है तो आप उसको प्रॉब्लम्स दीजिए बट उसमें थोड़ा बहुत जो है सिमिलैरिटीज़ हो, थोड़ा बहुत चेंज हो, उस टाइप के आपको क्वेश्चन देंगे तो उसके अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आ जाएगी। ये नहीं कि आप उसको बस प्रैक्टिस सीखिए। एक जैसे कि मान लीजिए आप उसको ऐड सिखा रहे हो तो आप उसको बस एडिशन की ही प्रैक्टिस करते रहिए। एडिशन में आप थोड़ा बहुत मोल्ड कीजिए, थोड़ा सा ब्रैकेट में करके सिखाइए, थोड़ा उसको 3 डिजिट का दे दीजिए, 4 डिजिट का दीजिए, तो आपको ये चीज़ करनी है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। 19 क्वेश्चन, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। मतलब कि मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन होता है, तो आप उसको किस प्रकार कायम कर सकते हो। बच्चे को दंड देकर? बिल्कुल भी नहीं, दंड तो देना ही नहीं है। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, कि आप बच्चे को किसी एक चीज़ के लिए जो है किसी एक चीज़ में मास्टर बना दो कि वो आगे जो है अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करें। या फिर बच्चों को बहुत आसान जो है काम देकर, ये भी नहीं करना है। या यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, देखिए याद करने पर जोर देकर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रोट लर्निंग कहीं भी आए, कहीं भी रटना है, याद करना है, वो आंसर हमेशा ही गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्मिंदगी सेम, मतलब कि आप कहीं पढ़ा रहे हो, वहाँ पे सारे बच्चे हैं और कोई बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो आप वहीं पर उसको डांट दो, उसका मजाक उड़ा दो, तो फिर बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, तो फिर वो बच्चा जो है धीरे धीरे क्लास में बोलना बंद कर देगा, क्वेश्चन पूछना बंद कर देगा। तो आप इसका आंसर मुझे आप बताइएगा कि क्या होगा। जैसे कि पहला है कि शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ये तो गलत होगा। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली, ये गलत है, क्योंकि शर्मिंदगी से बच्चा जो है कभी भी मोटिवेट नहीं होता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है। यहाँ पर अभिप्रेरित लिखा है, उसका मतलब मोटिवेशन है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। मतलब कि आप जब बच्चे जो हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जो जिसमें बच्चे सीख रहे हैं, उसमें आप फ्रिक्वेंटली जो है शर्मिंदगी जो है उसका भाव पैदा करें, तो वो तो बच्चा कभी सीख ही नहीं पाएगा। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि कभी भी बच्चों को कुछ भी समझाना, उनको साइड में करके आप अकेले में समझाइए, सबके सामने कभी भी डांटने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट, कि शर्मिंदगी का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कॉग्निशन पर, तो यही इसका राइट होगा कि इसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। मतलब आप टीचिंग जो है प्रोसेस कर रहे हो, टीचिंग बच्चों को सिखा रहे हो, तो उसमें सबसे अच्छा जो है मीडियम कौन सा है, इफेक्टिव, जिसमें बच्चे सीख सकें। पहला है कि वो याद कर लें। देखिए याद करना तो बिल्कुल भी नहीं करना है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, मतलब कि एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, उसमें वो खोज करें। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये भी गलत है। हमेशा जो है एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अनुकरण और नकल और दोहराना, नकल हो गया, दोहराना हो गया, इमिटेशन, रेपिटेशन, याद करना, रटना, ये आंसर हमेशा ही गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट।
क्यों? क्योंकि बच्चा अगर किसी के बीच में संबंध खोजने की कोशिश करेगा तो उससे कुछ ना कुछ सीखेगा। तो यही हमें करना चाहिए, तो 2 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अब ये देखिए, जैसे आप टीचर हैं, आपने कोई एक्टिविटी दे दी तो उसमें बच्चे जो हैं गलतियां तो करेंगे ही, तो उसमें आपको उनके बच्चों का जो है विश्लेषण, एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आप सीख पाएंगे कि बच्चा क्या चीज़ नहीं जो है समझ पा रहा है। तो इसमें क्या करना चाहिए, पहला है कि उनके लिए दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, गलत होगा। दूसरा है कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए जो है अर्थपूर्ण है, इसके आधार पर वो ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकता है, हमें अलग नहीं करना है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, केवल आ गया तो केवल तो क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये भी गलत है। तो क्या होना चाहिए कि इसके त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। देखिए, आप कोई भी चीज़ सीखो, बच्चा कोई भी चीज़ सीखेगा तो गलती करता है, फिर गलतियों से ही सीखता है। तो ये ज़्यादा जरूरी है कि त्रुटि होना चाहिए, करना चाहिए, तभी जाकर वो चीज़ें समझ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है कब, जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, या फिर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों। जब वो मोटिवेटेड हैं तो फिर उन्हें क्यों डिफ़िकल्टीज होगी। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, लर्निंग इज सोशली, तो ये भी नहीं हो। देखिए, कठिनाई का पूछा है कि कब कठिनाई होती है, तो इसमें क्यों कठिनाई होगी। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, मतलब उनको मल्टीपल वेज में आपने सिखाया है, कोई भी चीज़ उन्हें नहीं समझ में आ रही, तो वहाँ पे तो वो सीखेंगे, उनको कठिनाई थोड़ी ना होगी। तो कब होती है, जब आप उनको अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करें। मान लीजिए अगर आप आज साइंस पढ़ा रहे हो तो आपने आज उसमें से थोड़ी चीज़ बता दी, कल आप उसको मैथ में थोड़ा बहुत उसको इंक्लूड कर दो तो उन्हें समझ थोड़ी ना आएगा। आपको उनको पहले कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको पूरा क्लियर कर देना है, बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि टुकड़ों टुकड़ों में आप उन्हें दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, तो उन्हें कठिनाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग, जिसमें बच्चा सबसे अच्छे तरीके से सीखता है। हाई अराउजल, हाई फियर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, आपको ये जरूर देखने को मिलेगा जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग की कौन सी है, जिसमें हाई अराउजल हो, हाई फियर हो। ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा ही उत्तेजित हैं और बहुत ज़्यादा आप डरे हुए हैं। निम्न उत्तेजना उच्च भय, ये भी नहीं होगा कि आप लो अराउजल हैं और बहुत हाई फियर हैं। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कि मॉडरेट है अराउजल और कोई भय ही नहीं है ये। या फिर चौथा है कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो इसमें से आपको कौन सा आंसर सही लगेगा, तो वो लगेगा ऑप्शन नंबर 3, कि उत्तेजना है वो मॉडरेट में है, ना तो बहुत हाई है ना बहुत ज़्यादा लो है। और अगर आप जो है कोई चीज़ सीख रहे हो तो वहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए, कोई भी भय नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आप ये पहले अगर आपने ये सोच लिया कि अरे मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं करना है, तो आप वो चीज़ कैसे सीखोगे। इसलिए भय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और उत्तेजना भी मॉडरेट होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए, संतुलित। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। 25, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, मतलब जो अधिगम है, जो लर्निंग है, उसका जो संरचनात्मक जो विचार है वो क्या सुझाव देता है, ज्ञान में क्या होता है ये आपको बताना है। उसकी ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, ये गलत है बिल्कुल भी, कि बच्चे ही अगर बच्चों को सिखाना है उसमें बच्चों की कोई भूमिका ही नहीं है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे खुद से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो डिपेंड नहीं होते हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यही राइट होगा। और चौथा देख लीजिए, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पे वो कभी निर्भर नहीं होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, उन्हें आप जो चीज़ बोलोगे वो थोड़ी बहुत सिखा दोगे तो वो उस चीज़ को कर लेते हैं। 25 का 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग के लिए कौन सी चीज़ सही है, कि एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, योग्यता सुधार्य है, मतलब आप उसको सुधार सकते हैं, या फिर एबिलिटी जो है फिक्स्ड है, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई बच्चा अभी कमज़ोर है तो वो अगर आप उसको थोड़ा बहुत सिखाएं, थोड़ा बहुत अगर इम्प्रूव करें तो वो सीख जाएगा, वो फिक्स्ड थोड़ी ना होता है कि कमज़ोर हमेशा कमज़ोर होगा। प्रयासों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलत है, प्रयास करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और फेल्योर इज़ अनकंट्रोलेबल, मतलब असफलता अनियंत्रित है, ये भी नहीं। बहुत से लोग हैं जो फेल हुए हैं फिर बाद में वो सक्सेस भी हुए हैं, ये भी गलत है। तो ये क्या है, सुधार रहे हैं, मतलब एबिलिटी को हम, अगर आप कमज़ोर तेज जो भी हैं बट हम उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। 27,
निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? अब ये देखिए पूरा ऑप्शन, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल अगर हिंदी ना समझ में इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग्स विच एम्फसाइजेज ऑन। कौन सी परिपाटी ऐसी है जो कि विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करे, उसमें सहायक हो? कौन सी चीज़ें आपको इन चारों में से बताना है जो बच्चों की जो संकल्पनात्मक जो समझ है उसमें बढ़ावा दे। पहला है कंपटीशन, मतलब प्रतिस्पर्धा आधारित, कभी बच्चे नहीं सीखते हैं, कल ही बताया था। पाठ्य पुस्तक पे जो है बस फोकस हो, ये भी नहीं होगा। बारंबार मतलब बस आप उससे परीक्षाएं ही लेते रहो, बड़े भले से उसे कुछ ना है, ये भी नहीं होगा। अन्वेषण और संवाद, ये जो अन्वेषण वाला जो वर्ड है कहीं भी अगर आपको दिखे तो वो ज़्यादा ही सुटेबल होता है, सही होता है। इसका मतलब ये होता है कि इंक्वायरी, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, बच्चे खोज करें। संवाद का मतलब एक दूसरे से बात करें, तो यही सबसे अच्छा होता है कि बच्चों में समझ को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। एक कार्य के दौरान कोई काम है, उसमें सायना जो है वो स्वयं से बात कर रही है, खुद से बात कर रही है कि वह कार्य जो है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। कोई लड़की है वो खुद से बात कर रही है कि मैं इस काम पे कैसे जो है प्रगति कर सकती हूँ। ये जो इस लड़की ने जो काम किया है, लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक्य क्या दर्शाता है? देखिए लेव वाइगोस्की ने इसकी बात की हुई है कि अगर आप खुद से कोई काम कर रहे हो और खुद से ही बात कर रहे हो तो उसको वाइगोस्की ने क्या कहा है, तो इसको कहा है सेल्फ रेगुलेशन। ये याद रखिएगा, मतलब स्वयं नियमन, आप खुद को ही रेगुलेट कर रहे हो कि मैं इस पे और क्या करूं कि मैं प्रगति कर सकूं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। इन्होंने सेल्फ रेगुलेशन की बात की है, ये ईगोसेंट्रिज्म की बात पियाजे ने की है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, मतलब जो इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन होना भी चाहिए, तभी पता चलेगा कि बच्चे में क्या चीज़ें सुधारनी है। इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि विद्यार्थियों को नामांकित करना, बिल्कुल भी नहीं, हमें लेबल नहीं लगाना है। योग्यता आधारित समूहों में विभाजित कर दें, ये भी नहीं। विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, या फिर 4 पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पहचान करना, ये भी गलत है। राइट कौन सा है? 3, कि विद्यार्थी हैं, आप उनकी ज़रूरत, उनकी आवश्यकताओं की पहचान करो कि उन्हें और भी क्या क्या चीज़ें जो है आपको सिखानी, कैसे सिखानी है। 29 हो गया। 30 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन जो आज का सेशन है कैसा लगा। पहले वाला अगर आपने क्लास 1 क्लास 2 नहीं देखा है जरूर देखिएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराती रहूँगी। अभी CDP के 30 क्वेश्चन है, बाद में आप बताइएगा और कौन से सब्जेक्ट का चाहते हैं, बट प्लीज़ करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं ईमानदारी से सीटेट क्लियर करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए। जो भी दिक्कत हो, आपकी सारी चीज़ें जो हैं, डाउट हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। तो जो बच्चा है उसका जो विकास है, हर बच्चे का जो है विकास, इंडिविजुअल जो उनके अंदर विभिन्नताएं होती हैं, तो आप उसको किस पर प्रतिरोपित कर सकते हो। सबसे पहले मतलब आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा जो है जिससे आपको इसमें सही लग रहा है एक बच्चे के विकास की जो व्यक्तिगत डिफरेंसेस है उसके लिए, कि क्या वो केवल अनुवांशिकता पर निर्धारित होता है, हेरिडिटी ओनली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई बच्चा है अगर उसके मम्मी पापा बहुत अच्छा प्रोग्रेस किए तो उनका बच्चा भी वैसा ही करेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। कि अगर किसी के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो उनका बच्चा कुछ नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें ही डिपेंड होती है, बट पूरा कभी भी नहीं। अगर आप बच्चे को सिखाना चाहें तो वो कुछ भी कर सकता है, तो ये गलत है। केवल वाले वह हमेशा गलत होते हैं, केवल लिखा है यहाँ पे भी। केवल पर्यावरण पर, ये भी गलत है। ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, ये तो बोल रहा है कि वो किसी पे भी नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर है। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो ये है 30 क्वेश्चन CDP का, जो कि ऑनलाइन पेपर हुआ था, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये ऑथेंटिक हैं, सारी चीज़ें एकदम सही है। मार्केट के चक्कर में मत पड़ना। बुक और ये कोर्स वगैरह आप परचेज भी कर रहे हो तो आप देख लेना, बहुत पैसे जाते हैं।
जो भी चीज़ें हैं अगर आपको फ्री में मिल रही तो फ्री से पढ़िए और अच्छा जो है स्कोर गेन कीजिए। मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ में कि और भी मैंने चीज़ें क्या क्या की थी। तो पूरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे CDP के फिर से 30 क्वेश्चंस के साथ। कोई और क्लासेस चाहिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कितने सही हुए हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।